नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 28 फरवरी 2022 है, दिन है मंडे एंड आई एम श्योर यू ऑल हैव एंजॉयड योर वीकेंड। एज वी ऑल नो, रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसको लेकर आज हमारे टेबल के ऊपर है दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इंडिया रशिया ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स टू रशिया। बीच में हम बात करने वाले हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के बारे में, और ऑयल इंपोर्ट बिल जो है भारत का इस साल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, उसके रीजंस को देखेंगे। एंड देन आई हैव वन एमसीक्यू एज वेल। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। अगर आपके कोई मैसेजेस हैं, क्वेरीज हैं, कोई टिप्स चाहिए, देन फील फ्री टू सेंड मी ए मैसेज। डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट, अमेजॉन म्यूजिक, इसके अलावा भी 10-15 बड़े बड़े ऐसे पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर क्यूरियसली फॉरएवर अवेलेबल हैं। हमारी 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस लेक्चर को दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, और आपका जो रिव्यू है इस सीरीज को लेकर वो मुझे जरूर बताइए इन द कमेंट सेक्शन। तो बात करते हैं इंडिया रशिया ट्रेड के बारे में। आई एम श्योर वी ऑल नो कि यूएसए, यूरोपियन यूनियन और दूसरे जो यूएसए और यूरोपियन यूनियन के मित्र देश हैं, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं एलाइज, तो ये कुछ देशों ने मिलकर रशिया की जो बैंक्स हैं उनको आइसोलेट करने के लिए जो एक ग्लोबल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो एक प्रकार से जो आपके पैसे हैं जो ट्रांसफर करते हैं इंटरनेशनली, तो उनके मैसेजेस और जो एक सिक्योर लाइन है, तो इसका नाम है स्विफ्ट। तो अब इस स्विफ्ट सिस्टम से यूएसए, यूरोपियन यूनियन और मित्र देशों ने मिलकर रशियन बैंक्स को हटाने की बात बताई है। एक प्रकार का फाइनेंशियल सैंक्शन रशिया के ऊपर लगाया जाएगा, और इसकी इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर और इंडिया रशिया ट्रेड के ऊपर क्या होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इंडियन बैंक्स जो हैं वो अभी भी फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस की राह देख रही है। इंडियन गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनल डिसीजन जो भी होगा वो इंडियन बैंक्स को फॉलो करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। और ये जो सैंक्शंस है ना, ये सैंक्शंस, आप ऐसा नहीं है कि सैंक्शंस डिक्लेयर कर दिए तो ऑन द स्पॉट वो सैंक्शंस जो है वो एप्लीकेशन में आ जाएंगे। अब ये देशों के बीच की बात है, तो करोड़ों अरबों रुपए के ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कई ट्रांजैक्शंस प्रोसेस हो चुके हैं, कई प्रोसेस होने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशंस किए जाएंगे, और मुझे लगता है कि अभी और 5-6 दिन, 1 हफ्ता, 10-15 दिन भी लग सकते हैं ये सैंक्शंस जब एप्लीकेशन में आएंगे तब। तो तब तक क्या होगा इस चीज की क्लैरिटी अभी इंडियन बैंक्स के पास नहीं है, तो हमारे पास भी वो क्लैरिटी नहीं है। हमारे देश के कुछ ऑफिशियल्स ने यह कहा है कि सैंक्शंस इंपोज्ड विल नॉट इम्पैक्ट ट्रेड फ्लो बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ये जो सैंक्शंस इंपोज किए जाएंगे, जैसे कि स्विफ्ट में से बाहर निकाला जाएगा, तो इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत और रशिया के बिजनेस के ऊपर उतनी ज्यादा नहीं होने वाली है। और ये भी कहा है कि क्योंकि भारत ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया था, इसको लेकर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, वो क्यूरियसली एजुकेशन पर अवेलेबल है, उसको देख लीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी कि हाउ इट वर्क्स एंड ऑल। तो ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया था, तो भारत ने क्या किया, भारत ने वोटिंग ही नहीं की, भारत एब्सटेन रहा। 11 देशों ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया, इसको वोट दिया अपना, राइट, इसको अपना ग्रीन सिग्नल दिया, सहमति जताई। रशिया जो है उसने ऑफ कोर्स वीटो पावर का इस्तेमाल किया, और 3 देश, इंडिया, चाइना एंड यूएई जो हैं, तो इन 3 देशों ने वोटिंग नहीं की। तो क्योंकि भारत ने वोटिंग नहीं की है, तो इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत जो है वो रशिया के साथ अपना जो ट्रेड है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जिसको कहते हैं, वो बंद नहीं करेगा। रशिया की सबसे बड़ी बैंक जो है, इसका नाम है स्बर बैंक, SBERBANK, ये इसका लोगो है, आप देख सकते हैं। और लोगो और ये सारी चीजें जो है वो थोड़ी ज्यादा याद रहती हैं, एंड आई एम श्योर आज आपने इसका लोगो देख लिया तो भविष्य में भी ये लोगो आपके सामने आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज द बिगेस्ट बैंक ऑफ रशिया। अब
वेट एंड वॉच ये करना है कि क्या ये सबसे बड़ी जो रशिया की बैंक है उसको स्विफ्ट सिस्टम में से निकाला जाएगा या फिर नहीं निकाला जाएगा, इसकी भी क्लैरिटी नहीं है। अगर निकाला जाएगा तो ये यूरोपियन देशों के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि मैंने बार बार आपको एक चीज बताई है वो और ये है कि रशिया जो है दोस्तों, ये यूरोप का सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस सप्लायर है। 40% जितना ऑयल एंड गैस जो है वो यूरोप रशिया से खरीदता है। तो ऑल ऑफ द सडन ये बंद करेंगे तो फिर रशिया भी ऑयल एंड गैस और सारी चीजें जो है वो सप्लाई करना बंद कर देगा, तो इसकी इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जो है वो यूरोप के ऊपर भी बहुत ज्यादा होगी। रशिया की जो सेकंड नंबर की बैंक है जिसका नाम है वीटीबी, अब वीटीबी बैंक जो है ये इसके ऊपर तो सैंक्शंस 2014 से चल रहे हैं। 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था, तो तब जो सैंक्शंस लगाए थे वेस्टर्न वर्ल्ड ने, उस टाइम पर वीटीबी को इसमें ऐड किया था। अब वेट एंड वॉच ये करना है कि ये जो स्पर बैंक है ये ऐड होगी या फिर नहीं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। अब इसकी एक ब्रीफ अगर आपको दे दूं, एनडीसी, आप देखिए नाम से ही पता चल जाएगा कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, इट्स अबाउट क्लाइमेट चेंज टारगेट्स, के क्लाइमेट चेंज को लेकर एक देश जो है वो कितना कार्बन एमिशन जो है उसको रोकेगा, 40%, 50%, 60% जो भी है, और कितनी ग्रीन एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो ये नेशनली डिटरमाइंड है, पेरिस एग्रीमेंट के तहत आपको डिक्लेयर करने हैं, लेकिन आप खुद तय करेंगे। इसमें साइंटिफिक कैलकुलेशंस और ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद एक देश जो है वो अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो ऐलान करता है और फिर आपको उसको फॉलो करने हैं, और रिजल्ट जो है एक प्रकार का टारगेट सेट किया जाता है ताकि पता चले कि कौन कहां पर क्या कर रहा है। A debate has emerged in the government over explicitly committing to the 500 gigawatt renewable energy target and plans for reduction of 1 billion tons of cumulative emissions by 2030 in the soon to be updated NDCs और climate targets। एक डिबेट स्टार्ट हो गई हमारे देश में। भारत ने 2 टारगेट्स कहे हैं, एक कि हम 2030 तक आने वाले 8 सालों के अंदर हमारे देश में जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो 500 गीगावाट जो है वो हम किससे पैदा करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से, सोलार, विंड एक्सेट्रा। और जो कार्बन हम एमिट कर रहे हैं 2030 तक हम 1 बिलियन टन जितना टोटल कार्बन एमिशन जो है वो कम कर देंगे बाय 2030। तो ये 2 बड़े टारगेट्स आपको याद रखने हैं। कभी भी आपको ये प्रश्न एमसीक्यू में किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और इसमें किसी प्रकार की गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब आपको याद कब तक रखना है ये टॉपिक या फिर ये पर्टिकुलर फिगर, जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन ना ले ले तब तक। क्यों? क्योंकि डिबेट इसी चीज को लेकर है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसने ये कहा है कि अगर हम ये दोनों कमिटमेंट्स जो हैं वो एक प्रकार से रजिस्टर करवा लेंगे, अगर हम इसके ऊपर लेट्स से कसम खा लेते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि अगर हम ये दोनों टारगेट्स के बारे में कसम खा लेते हैं कि हम इतना अचीव करेंगे ही करेंगे, तो फिर भारत के लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। भारत अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लूज कर देगा। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए क्योंकि ये जो कार्बन एमिशन और क्लाइमेट चेंज हुआ है तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है, डेवलप्ड देशों का। डेवलप्ड देशों ने सालों से, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तब से आप पकड़ लीजिए लगभग पिछले 20-25 सालों तक अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन जो है ये डेवलप्ड देश ही करते थे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और सारी चीजें इनके पास ही थी। लेट्स से 20-30 ईयर्स पिछले, आप 80s तक चले जाइए पीछे, तो 20 ईयर्स 2000 से 2022 के 22 ईयर्स, और पिछले तो 42 ईयर्स, 42 ईयर्स आप ऐड कर दीजिए। उसके 40 ईयर्स, पिछले 40 ईयर्स से धीरे धीरे जो भारत है, चाइना है और दूसरे वियतनाम, आसियान के देश एक्सेट्रा में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। जब से ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट आया तब से, उससे पहले के अगर आप 200-250 साल पीछे चले जाइए तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो डेवलप्ड देशों ने ही किया है। तो सबसे ज्यादा कार्बन का जो उत्सर्जन है या फिर कार्बन एमिशन जो है वो उन्होंने ही किया है। तो पेरिस एग्रीमेंट सक्सेसफुल एक हद तक इन एज फार एज कॉन्सेप्ट इज कंसर्न्ड वो इसीलिए रहा क्योंकि यहां पर डेवलप्ड देशों ने ये कमिटमेंट दिया कि, और इस चीज को माना भी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि हम आपको पैसे देंगे, हम आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे। वैसे हम आई मीन टू से डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग देशों को पैसे और टेक्नोलॉजी देंगे ताकि
डेवलपिंग देश जो हैं वो उनको R&D और उन सारी चीज़ों में पैसे खर्च ना करने पड़े, समय वेस्ट ना करना पड़े, डायरेक्टली हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए और कार्बन एमिशन को कम कर दीजिए। ये तो अगर करने के लिए हम तैयार भी हो जाए, लेकिन हमारे देश की बात करें भारत की, तो हमारे देश में आज भी उतनी ज़्यादा गरीबी है। दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब देश अगर किसी एक देश में रह रहे हैं तो वो हमारा देश भारत है। डू यू नो दैट? और हमें चाहिए कि हमारे देश में जो 58% जितने लोग आज भी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उतने ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 58% लोग और कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है, लगभग 15% जितना। तो ये सस्टेनेबल आंकड़ा नहीं है। तो व्हाट वी नीड इज कि ये आंकड़ा कम हो जाए और ये लोग जो हैं उनको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर दें। कि खेती बाड़ी में एक लेट्स से 10 बीघा ज़मीन है, तो इसमें आपको 5 परिवार मेंबर की ज़रूरत नहीं, इसमें 2 की ही आवश्यकता है, तो बाकी के 3 जो है वो किसी फैक्ट्री में काम करेंगे। तो यहाँ पर 10 बीघा में जो भी पैदावार होने वाली है उसके पैसे तो आपको मिलेंगे ही, ऊपर से 3 लोग बाहर की दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वहां से भी इनकम जो है वो एक्स्ट्रा जनरेट होगी। तो ये चीज़ हमें करनी है एक ग्रांड लेवल पर। तो इसके लिए हमें ज़्यादा फैक्ट्रीज चाहिए, ज़्यादा रोड, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें करनी है। तो उसके लिए हमें चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। थोड़ा बहुत कार्बन एमिशन तो हम करेंगे ही, डेवलपिंग कोई भी देश जो है वो करेगा। तो अगर हम आंकड़े फिक्स कर देते हैं तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमारे हाथ से चली जाएगी, और जितना डेवलपमेंट होगा उतनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा डिमांड होगी। तो सारी चीज़ें आप सोलर और विंड पर फिलहाल तो उसके ऊपर कंप्लीटली निर्भर नहीं रह सकते। आपको थोड़ा बहुत कोयला जो है उसका इस्तेमाल तो करना है, क्योंकि आज भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम कोयले से पैदा करते हैं। तो धीरे धीरे करके उसको हम फेड आउट करेंगे। एक साथ अगर हम बड़ा कमिटमेंट दे देंगे तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी चली जाएगी और हम फिर फंस जाएंगे। ET यानी कि इकोनॉमिक टाइम्स has learned that issue has formally come up in recent interministerial discussions on updating of India's NDC। ये interministerial discussion में formally अब इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा, और यूनियन कैबिनेट जो हैं उसमें इस बात को लेकर डिस्कशन होगी कि इजिप्ट में जो COP27 की मीटिंग दिसंबर में होने वाली है, तो उससे पहले हम हमारे यहाँ पर सारी क्लैरिटी तय कर ले कि कौन से आंकड़े कब तक हम अचीव करेंगे। Every country is expected to submit its post-2020 climate targets or NDCs towards achievement of the Paris Agreement। सभी देशों को ये अपने आंकड़े जो हैं, नए कमिटमेंट्स जो हैं वो पेश करने हैं। 2015 के जो हमारे आंकड़े थे NDCs के, उसको तो हमने अचीव कर लिया है। अब 2030 वाले आंकड़े, राइट आंकड़े सेट करके फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये आंकड़ों की बात कहाँ से आई है, क्योंकि ग्लासगो में जो मीटिंग हुई थी COP26 की, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने उस टाइम पर बताया था कि 2070 तक भारत जो है वो नेट ज़ीरो टारगेट अचीव कर लेगा। बाकी के जो डेवलप्ड देश हैं वो 2050 तक करेंगे, चाइना जो है वो 2060 तक करेगा, और भारत जो है उसने 2070 का कहा है। तो आज से 50 सालों के अंदर भारत जो है वो नेट ज़ीरो टारगेट अचीव कर लेगा। और उसी टाइम पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा था कि 2030 तक हम वी विल एंश्योर कि 50% जितनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम नॉन फोसिल फ्यूल सोर्सेस से पैदा करें, और 500 गीगावाट का उन्होंने कहा था कि इतना जो है वो हम नॉन फोसिल फ्यूल से पैदा करेंगे। तो अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, एंड देन विल कम टू नो अबाउट it, right? So that's everything as far as this topic is concerned. Moving on to next topic, exports to Russia। भारत का जो एक्सपोर्ट है रशिया और CIS देशों में, CIS यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट कंट्रीज, तो ये कुछ $500 मिलियन की आइटम्स हैं। तो इसके ऊपर फिलहाल अनसर्टेनिटीज चल रही हैं। ऑफ कोर्स क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल के जो क्रेडिट गारंटी दी जाती है इन आइटम्स की, तो ये विड्रॉ की गई है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। दूसरी चीज सैंक्शंस ऑन रशियन बैंक्स, और तीसरी चीज के जो पोर्ट्स हैं तो वो कैसे ऑपरेट करेंगे, जो आपका पूरा लॉजिस्टिक्स है वो डिस्टर्ब हो गया है बिकॉज ऑफ दिस वॉर। हमारे देश की जो गवर्नमेंट की कंपनी है एक्सपोर्ट्स क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ECGC, तो थर्सडे को ECGC ने जो रशिया जाने वाली शिपमेंट्स हैं उनको जो एक कवर मिलता है, क्रेडिट गारंटी जो मिलती है, तो इसको विड्रू कर लिया है, इसको हटा दिया है कि अब हम गारंटी नहीं लेंगे इस क्रेडिट की या फिर इस पेमेंट की। और इंडिया जो कुछ 2.5 बिलियन डॉलर का सामान जो एन्युअली रशिया में भेजता है, और दूसरा सामान 1.5 बिलियन जितना CIS देशों में भेजता है, तो ये वाया रशिया ही सारा सामान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। और रशिया में तो युद्ध चल रहा है,
और ट्रेडर्स का कहना यह है कि कंटेनर के रेट्स जो हैं वो भी काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं। 81% उछाल एक साल में देखने को मिला है, और अब ये युद्ध चल रहा है तो और ज़्यादा कंटेनर के रेट्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे, और यहाँ पर जाने वाला सामान जो है तो 15% शिपमेंट्स जो हैं उनको ECGC के द्वारा एक प्रकार का कवर मिलता है। रशिया के जो एक्सपोर्टर्स मीन्स इम्पोर्टर्स है सॉरी, तो वो ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ रुबेल यानी कि रशियन करेंसी में ट्रेड करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि डॉलर्स और यूरोज और पाउंड्स में तो अब ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। तो रुबेल जो है उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव्स नहीं देती है, और रुबेल जो है वो वाइडली सर्कुलेटेड नहीं। हमारे पास रुबेल आ जाएंगे तो फिर हम उस रुबेल का करेंगे क्या, किस देश को वो रुबेल देंगे, क्योंकि दूसरे देश भी सामान मंगवाए ना मंगवाए उनसे रशिया से या फिर, तो ये सारे इश्यूज क्रिएट होंगे। फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है, फार्मा यानी कि मेडिसिन जो है, दिस इज द बिगेस्ट आइटम दैट वी एक्सपोर्ट टू रशिया। इसके साथ एग्रीकल्चर और दूसरी एनर्जी रिलेटेड चीज़ें हैं, और इसको तो एग्जेम्पशन दिया गया है, और वैसे भी लगभग 90 डेज का टाइम जो है वो दिया जाएगा ट्रेडर्स को, ताकि वो अपने ट्रांजैक्शंस और इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें। अब बात करते हैं ऑयल इंपोर्ट बिल के बारे में। India's crude oil import bill is set to exceed $100 billion in the current fiscal year ending March 31st। अभी कल से मार्च की शुरुआत हो जाएगी, आज 28 फरवरी है एज वी ऑल नो। तो एक महीने के अंदर जितना भी ऑयल हम इंपोर्ट करेंगे तो टोटल इस साल का जो ऑयल है ना हमारा, वो $100 बिलियन से भी ज़्यादा का हमारा एक साल का बिल हो जाएगा, और ये लास्ट ईयर के मुकाबले लगभग डबल है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस इंक्रीज हुई है। 7 सालों का सबसे ज़्यादा रेट हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया ने पहले 10 महीने के अंदर, अप्रैल से लेकर जनवरी तक, हमने $94.3 बिलियन जो है वो ऑयल खरीदने में खर्च किए हैं, और इट स्पेंड 11.6 बिलियन इन जनवरी अलोन। जनवरी से प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई है, तो एक महीने में 11.6। आप देखिए 10 महीने का 94.3 है, तो ऑन एन एवरेज आप पकड़ लीजिए कि लगभग लेट्स से आई वुड से रफली स्पीकिंग $9 बिलियन पर मंथ हम स्पेंड करते थे, और अब यहाँ पर डायरेक्टली 2.5 बिलियन जितना ज़्यादा उछाल एक महीने के अंदर ही हमारा खर्च जो है वो बढ़ गया है। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो इट वाज 7.7 बिलियन। जनवरी में हमने लास्ट ईयर 2020 लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, 2021 की बात करें हम, राइट, तो जनवरी 2021 में हमने 7.7 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट किया था, और 2022 जनवरी में 11.6, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा उछाल है। और फरवरी में प्राइस $100 से भी ज़्यादा हो चुकी है। हम 85% जितना ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा ऑयल जो है इंपोर्ट कर लेते हैं तो वो हम ही यूज़ करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट हम क्रूड ऑयल करते हैं, उसके बाद पेट्रोल और डीजल और नाफ्ता और बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं, और फिर सारी चीज़ें जो हैं वो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। 33.6 मिलियन टन हमने फ्यूल जो है वो एक्सपोर्ट किया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 19.9 बिलियन की आइटम्स हमने एक्सपोर्ट की हैं। सो it will have an impact on, of course, our import bill for sure, as we can see, and that's everything। जो कल मैंने प्रश्न, कल इन द सेंस सैटरडे जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर है प्रोहिबिटेड। किसी भी अनऑथोराइज्ड व्यक्ति को यहाँ पर एंट्री अब नहीं मिलेगी। और आज का प्रश्न ये है कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट ने सैटरडे को एक बदलाव किया है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स IPO में LIC का जो IPO होता है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो इसका एक ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट जो है उसका परसेंटेज सरकार ने डिक्लेयर किया। तो ये परसेंटेज कितना है बताइए, 10%, 15, 20 या फिर 25%। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। हमारी दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर करें। अपना आंसर और रिव्यू मुझे जरूर देना। योर रिव्यू मैटर्स अ लॉट। मुझे पता चलेगा कि कैसे इसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। इफ आई हियर फ्रॉम यू गाइज देन ओनली आई विल नो, and I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. Stay curious. Jai Hind.